नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ममता शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी SPK महाविद्यालय से। हम पढ़ रहे थे स्नातक तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र अर्वाचीन हिंदी काव्य से जयशंकर प्रसाद जी को। कविवर प्रसाद जी की कुछ काव्यांश या कुछ कविताएं हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे आंसू और हे लाज भरे सौंदर्य बता दो। उसी श्रृंखला में हमारी अगली कविता है ले चल वहाँ भुलावा देकर। छायावाद के प्रमुख कीर्ति स्तंभ एवं रचनाकार श्री जयशंकर प्रसाद जी ने हिंदी भाषा और कविता को अपने मधुर गीतों से मधुरता और सरसता प्रदान की है। प्रसाद जी एक सफल गीतकार भी रहे हैं। उनके गीतों में जहाँ एक और प्रकृति की रंगीनियाँ बिखरी दिखाई देती है, वहीं दूसरी तरफ अतृप्त प्रेम की पीर भी देखी जा सकती है। इनके द्वारा रचित पहले भी हम एक काव्यांश आंसू पढ़ चुके हैं, जिसमें उनकी मर्मांतक वेदना, प्रेम की टीस, विरह व्यथा को व्यापकता के साथ उजागर किया है। उनके कुछ गीतों में दार्शनिक विचारों का चित्रण भी देखने को मिलता है। ये जो गीत आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ले चल वहाँ भुलावा देकर, इसके अंतर्गत जीवन के कोलाहल से थका एक प्राणी अपनी शांति की कामना को व्यक्त करता है। आपको बता दूं कि प्रस्तुत काव्यांश उनके काव्य संग्रह लहर से लिया गया है, जिसका प्रकाशन सन 1933 में हुआ था। कवि इस गीत में उस अज्ञात शक्ति से कामना करते हैं कि इस सांसारिक सुख दुखों से विस्मृति दे और उन्हें किसी ऐसे अज्ञात स्थान की ओर ले चले जहां उन्हें अगाध शांति मिलती हो। प्रत्येक प्राणी अपने जीवन के संध्या काल में सांसारिक झमेलों से ऊब जाता है और तब शायद प्रकृति के शांत निश्चल वातावरण में ही शरण लेना उसके पास एकमात्र विकल्प बच जाता है। इस तरह से कवि ने यहाँ अपनी वानप्रस्थ आश्रम की स्थिति का भी बोध कराया है, जहाँ मनुष्य आत्मिक शांति की खोज में प्रकृति के क्रीड़ में जाकर बैठना चाहता है। तो आइए चलते हैं इस काव्यांश की ओर, जिसका शीर्षक है ले चल वहाँ भुलावा देकर। कवि कहता है, ले चल वहाँ भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तेज कोलाहल की अवनीरे। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। ये सांझ सी जीवन छाया, ढीले अपने कोमल काया, नील गगन से ढुलकाती हो, ताराओं की पाती घनी रे। ले चल वहाँ भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। यहाँ पर कवि के दार्शनिक विचारों का प्रकटीकरण होता है और वे कहते हैं कि मेरे नाविक, यानी कि ये उस अज्ञात सत्ता की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि इस जीवन नैया को सांसारिक सुख दुखों से मुक्ति दिलाकर किसी अज्ञात स्थान की ओर ले चलें। कवि शांत सागर तट की ओर जाना चाहता है, जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो। निर्जन के एकांत कोने में, जहाँ आकाश के कोनों में समुद्र की लहरें अपनी निश्चल प्रेम कथा कहती हो, कभी वहाँ जाकर के बसना चाहता है। वह इस कोलाहल पूर्ण पृथ्वी को छोड़कर दूर किसी एकांत के कोने में हमेशा के लिए बस जाना चाहता है, जहाँ सांझ सी जीवन छाया, ढीले अपने कोमल काया, नील नयन से ढुलकाती हो, ताराओं की पाती घनी रे। कवि कहते हैं, जहाँ संध्या जीवन की ही प्रतिछाया प्रतीत होती हो, अस्ताचलगामी सूरज की कोमल धूप वृद्धावस्था के समान ही शिथिल प्रतीत होती हो, जहाँ तारों की घनी पंक्ति नीले आकाश की नीली आंखें बनकर ओस की बूंदों के रूप में आंसू ढलकाती हो, ऐसे वातावरण में स्वयं को समाहित कर देना चाहता है। यानी वो ऐसे निर्जन स्थान पर जाना चाहता है जहाँ पर वो प्रकृति की गोद में निश्चल नींद सो सके। इन पंक्तियों में आपको कवि का प्रकृति प्रेम, जीवन संध्या की अवसादमयी अवस्था का भी कवि ने बोध कराया है। यहाँ पर कवि की भाषा लाक्षणिक, प्रतीकात्मक और संस्कृत निष्ठ शब्दावली से पुष्ट आपको दिखाई देगी। साथ ही आपको यत्र तत्र मानवीकरण अलंकार दिखाई देगा। उपमा अलंकार की छटा भी यत्र तत्र दिखाई देती है, जहाँ शांत सी जीवन छाया और जहाँ पर अंबर के कानों में गहरी निश्चल प्रेम कथा कहती है सागर लहरी, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार दिखाई देता है। मेरे ख्याल से यदि आपने अलंकारों वाली वीडियोस को देखा है
तो इन पंक्तियों को पढ़ते समय आप उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा तथा मानवीकरण अलंकारों को बड़ी सहजता से ही पकड़ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, जहाँ पर आधुनिक काल की कविताएं आती है वहाँ पर नवीन अलंकारों का समावेश देखने को मिलता है। गंभीर मधुर छाया में, जिस गंभीर मधुर छाया में विश्व चित्रपट चल माया में, विभुता विभूषी पड़े दिखाई, दुख वाली सत्य घनी रे, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। श्रम विश्राम क्षितिज वेला से, जहाँ सृजन करते मेला से, अमर जागरण उषा नयन से, बिखराती हो ज्योति घनी रे, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। कवि उस अज्ञात सत्ता के प्रति अपना विनम्र निवेदन व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि प्रकृति की माया शक्ति भी बहुत निराली है। उसकी गंभीर मधुर छाया में, गंभीर से मतलब यहाँ घनी से है, घनी ऐसी छाया जो मधुर भी हो, वह विश्व मायावी चित्रपट सा जहाँ पर लगता हो, मुझे ऐसी जगह ले चलो। अर्थात जहाँ वन प्रांत के पेड़ पौधे, सागर तट, नदी, पर्वत आदि सभी कुछ जादुई चित्रपट के समान प्रतीत होते हों, ऐसी जगह जाने की अभिलाषा कवि की है। विभूता विभूषी पड़े दिखाई, दुख सुख वाली सत्य बनी रे। ऐसा लगता है मानो उस विधाता की अतुल संपदा बिखरी पड़ी हो, जहाँ दुख और सुख में कोई भेद न हो। यहाँ पर विभुता और विभु में आपको सबअंग यमक अलंकार देखने को मिलेगा। विभु से तात्पर्य है ब्रह्मा जी और विभुता से तात्पर्य है उनका वैभव वाली उनकी माया, उनकी अतुल संपदा जो बिखरी पड़ी है, जहाँ पर सुख और दुख में कोई भेद नहीं है। प्रकृति के ऐसे शाश्वत सत्य को पहचान कर उस निर्जन प्रांत में कवि बस जाना चाहता है। श्रम विश्राम क्षितिज वेला से, जहाँ सृजन करते मेला से, अमर जागरण उषा नयन से, बिखराती हो ज्योति घनी रे। आगे कवि कहते हैं कि संध्या समय क्षितिज तट से परिश्रम से थक कर सूरज भी विश्राम करने के लिए जाता हुआ दिखाई देता है। ऐसे स्थल पर कवि अपना मन रमाना चाहता है। अंत में कहते हैं कि कवि इस निराले प्रांगण में हर रोज उषा काल अपने नेत्र खोलकर अमर जागरण का जहाँ संदेश देती हो, जहाँ सृजन का नित नवीन मेला सा लगता हो, सूरज की पहली किरण अपनी घनी ज्योति किरणों को बिखेर देता हो, ऐसे माहौल में कवि स्वयं को खो देना चाहता है। अभिप्राय यह है कि प्रकृति की गोद में बैठकर सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक का नज़ारा देखते हुए कवि जीवन के इस उत्तर काल को इस शांत वातावरण में ही व्यतीत करना चाहता है, क्योंकि जीवन संघर्ष से थके प्राणी को प्रकृति का आंचल ही सुख और शांति प्रदान कर सकता है। यहाँ कुदरत की निराली छटा मन को आनंदित करती है और शांति प्रदान करती है और प्राणी इस अगाध शांति में खुद को सुरक्षित पाता है। इन पंक्तियों में प्रकृति और मानव के चिर संबंधों को स्पष्ट किया गया है कि जब भी मनुष्य दुखी हुआ है, पीड़ित हुआ है, उसका मन व्यथित हुआ है, वह प्रकृति की गोद में ही सुरक्षित और शांत महसूस करता आया है। वानप्रस्थ आश्रम का संकेत देते हुए कवि ने दार्शनिक शैली में मानसिक शांति प्राप्त करने का भी बोध यहाँ पर कराया है। भाषा वही है, प्रतीकात्मक और खड़ी बोली, लाक्षणिक शैली, संस्कृत निष्ठ पदावली, उपमा, रूपक, मानवीकरण अलंकार यत्र तत्र बिखरे पड़े हैं। मैंने आपको प्रत्येक पंक्ति में बताने का प्रयास किया है और साथ साथ आप स्वयं भी इसे पहचानने का प्रयास करें। मैं आपको फिर से बता दूं कि जितने भी कवि और उनके काव्यांश हमारे पाठ्यक्रम में हैं, उनका पूरा का पूरा जीवन चक्र, उनकी कृतियाँ, उनके द्वारा प्रकाशित कृतियाँ, उनके द्वारा लिखी गई विभिन्न विधाओं पर लिखी गई रचनाएं, उन सभी के नाम, उनको जो जो पुरस्कार मिल रहे हैं या वो किसी पत्रिका से संबंधित हैं तो वो भी आपको याद करनी पड़ेगी। साथ ही उन्हें यदि कोई विशिष्ट पुरस्कार मिला है, जैसे हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक आदि, इस तरह के पुरस्कार यदि कोई मिले हैं तो वो भी आपको काव्य कृति के साथ में याद करने पड़ेंगे कि उनको ज्ञानपीठ मिला है, व्यास मिला है या साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है या सरस्वती पुरस्कार मिला है। जो भी पुरस्कार उनको मिले हैं, ये जो मुख्य मुख्य पुरस्कार हिंदी साहित्य से संबंधित हैं, वो आपको उस कवि से संबंधित यदि कोई है तो आपको याद करना होगा। साथ ही कृतियों की एक सारणी बना लीजिए आप। उस सारणी में विभिन्न विधाओं को
वर्णित कीजिए। जैसे नाटक उन्होंने कौन कौन से लिखे हैं। जैसे यदि हम प्रसाद जी की बात कर रहे हैं तो वे उपन्यासकार भी हैं, निबंधकार भी हैं, कहानीकार भी हैं, कवि भी हैं। तो इन सभी की एक सारणी बना लीजिए आप। उन सारणी में कौन कौन सी मुख्य नाटक उनके प्रसिद्ध हुए, कौन कौन सी काव्य कृतियाँ जो प्रकाशित हुई, किन किन को पारितोषिक मिला, कामायनी आदि को, वो भी आपको एक सारणी बना के उसमें कितने भाग हैं, वह कब प्रकाशित हुई, किस पत्रिका से, यदि इंदु आदि से वे संबंधित रहे हैं, उनके कहानियों के कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं, उनके नाम, इन सभी का क्रम भी कई बार उच्च स्तरीय परीक्षाओं में आपको पूछा जाएगा। तो ये जो आपके स्नातक स्तर की पढ़ाई है, ये आपके आगे भी प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आए, ऐसी हम कामना करते हैं। तो यदि किसी बिंदु को पढ़ें तो बहुत ही गहराई और गंभीरता से पढ़ने का प्रयास करें, ताकि भविष्य में भी वह आपके काम आ सके। आपने मुझे धैर्य से सुना, धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं तक।